गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लास 10th का मैथ के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 1,5 1,5 2,3 और -2, -2, संरेखी हैं। हमको ये बताना है कि क्या ये तीन बिंदुएं संरेखी हैं कि नहीं हैं। संरेखी का अर्थ होता है कि क्या ये बिंदुएं, तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित होने के लिए हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं संरेखी का शर्त क्या होता है, यानी कि तीन बिंदुएं संरेखी कब हो सकती हैं। जैसे अगर हम इस बिंदु को माने ए, इस बिंदु को माने बी और इस बिंदु को हम माने सी, तो तीनों बिंदुएं संरेखी कब होंगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, संरेखी होने के लिए सबसे पहले हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ता है। जैसे ए बी के बीच की दूरी निकालें, बी सी के बीच की दूरी निकालें और वह ए सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाए। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर वह ए सी के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी देखेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकाल करके, तो सबसे पहले हम ए बी के बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये तीन बिंदुएं हैं, इनके निर्देशांक के मान अलग अलग होंगे। इसको हम बोलते हैं x1 y1 और इसको बोला जाता है x2 और y2। हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए ए वाले बिंदु को x1 y1 मानेंगे और बी वाले बिंदु को x2 और y2 मानेंगे। इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है। इस फार्मूले में हम रखने की कोशिश करते हैं और रख करके देखते हैं क्या यह मान सत्य आता है कि नहीं। पहले हम रखते हैं x2 का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर फार्मूले में माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर x1 का वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं, होल स्क्वायर लगाते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। y2 का वैल्यू देख रहे हैं 3 है, फिर फार्मूले में माइनस है माइनस लिखते हैं, फिर y1 का वैल्यू कितना है 5 है। इस पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि दो में से एक को घटाते हैं तो एक बचता है, एक पर स्क्वायर लगाते हैं, फिर 5 में से 3 को घटाया जाता है। तो 5 में से 3 को घटाते हैं तो हमारा बचता है -2 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर मतलब 1 गुणित 1, यहाँ प्लस था प्लस लगाओ। दूसरे कोष्टक में -2 पर स्क्वायर, किसी संख्या पर जितना घात रहता है उस संख्या का गुणा उतनी बार करते हैं, यानी -2 का गुणा हम 2 बार करेंगे, -2 गुणित -2। अब आगे देखिए, 1 में 1 का गुणा किए 1 आया, प्लस माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया। जब दो चिन्ह माइनस में हो उनका आपस में गुणा किया जाता है तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। अब 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो गया, यानी कि करनी में 1 और 4 को जोड़ देते हैं, हमारा ए बी का वैल्यू जो आ जाता है वो होता है 5। ए बी हम निकाल लिए। अब इसी तरह से हम बी सी भी निकालेंगे। तो बी सी यहाँ हम निकालते हैं। बी सी को निकालने के लिए हम फिर उसी फार्मूले का यूज करते हैं, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब हम BC को निकाल रहे हैं, यानी कि इस और इस बिंदु को, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, x2 का वैल्यू हमारा 2 है तो लिखेंगे 2, फिर इस सूत्र में माइनस था माइनस लगा देंगे। अब x1 का वैल्यू रखेंगे तो x1 का वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस है, ये माइनस और इस माइनस का आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ जब हम -2 रखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस। x1 का वैल्यू हम x1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 लिख करके होल स्क्वायर लगा देंगे।
y2 हमारा हो गया 3, फिर यहाँ फार्मूले में माइनस था, माइनस लगा दिए। y1 का वैल्यू हमारा 11 है, 11 ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके प्लस हो गया, 11 लिख देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, ये हमारा 4 हो गया, प्लस 11 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाता है, इस पर स्क्वायर लगाते हैं। 4 का हम 2 बार गुणा करते हैं और 14 का भी हम, क्योंकि 14 पर होल स्क्वायर है तो 14 का भी गुणा हम 2 बार करते हैं। अब 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और 14 में 14 का गुणा करते हैं, वर्ग निकालते हैं 14 में 14 का गुणा करके तो 196 आ जाता है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 6 और 6 हो गया हमारा 12, 9 1 10 1 11, फिर एक हासिल लग गया 212। 212 का गुणनखंड करते हैं तो 2 हमारा बाहर आ जाता है और 53 अंदर रह जाता है, यानी BC का हमारा वैल्यू इतना आ जाता है। अब हमको निकालना है AC के वैल्यू। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम इसको रेज कर देते हैं, इसको हम इस तरह से रेज करके AC का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा AB का वैल्यू जो है इतना आया हुआ है। AB AC के बीच की दूरी हम निकालते हैं तो AC के बीच की दूरी क्या होता है, देखिए AC के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको इसको x1 मानना पड़ेगा, इसको इस बार मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं x2 और y2। AC के बीच की निकालने के लिए फिर वही दूरी का सूत्र x1 y1 x2 y2 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू -2 है, -2 और -2 +2 हो गया। यहाँ y2 का वैल्यू देख रहे हैं 5 है और y1 का वैल्यू देख रहे हैं -11, माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया, ये होल स्क्वायर। 1 और 2 को जोड़ देते हैं 3 का स्क्वायर, 5 और 11 को जोड़ देते हैं 16 का होल स्क्वायर, 3 और 3 हो जाता है हमारा 9 और 16 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 16 96 और 256 आ जाता है, 256 आ जाता है। इसका वर्ग आप निकाल लीजिएगा, इसको जोड़ते हैं तो 265 आ जाता है, यानी AC के बीच की दूरी हमारा क्या आ जाता है 265। हमको ये भी प्राप्त हो गया, हमको BC प्राप्त हो गया, हमको AC प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लिख कर देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू संरेख है कि नहीं है। तो देखिए AB का वैल्यू आया है √5, फिर प्लस BC हमारा आया है 2 √53 और AC आया है √265। ये देखिए करणी की संख्या जब समान हो, करणी के अंदर की संख्या जब समान हो तो करणी वाली संख्या जोड़ ली जाती है, लेकिन यहाँ करणी के अंदर वाली संख्या यहाँ 5 है, यहाँ 53 है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते, यानी कि ये दोनों मान बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे कि यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु का निर्देशांक दिया है 5, -2 और 6, 4 और तीसरा निर्देशांक दिया है 7, -2। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदुएं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, क्या ये तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। इसको अगर हम मान लें बिंदु A, इसको मान लें बिंदु B और इसको मान लें हम बिंदु C, तो क्या ये तीनों बिंदुएं किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमारा कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर हम इनके बीच की दूरी निकाल लें, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो AB के बीच की दूरी निकाल लें, अगर वह AC के बीच की दूरी के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके देखेंगे कि क्या तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी में से तीनों में से किसी दो का मान बराबर है।
अगर किसी दो भुजाओं का मान बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। इनके बीच की दूरी हमको निकालना है, यानी कि AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी हम निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। x2 का वैल्यू हमारा 6 है, यहाँ लिखेंगे 6, फिर माइनस लगाएंगे। x1 का वैल्यू 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे। y2 का वैल्यू हमारा है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। y1 का वैल्यू है -2, ये माइनस, ये तो फार्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस आपस में गुणा हो गया तो प्लस हो गया, और 2 लिख दिए का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 5 को घटा देंगे 1 बचेगा, होल स्क्वायर प्लस 4 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणित 1 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणित 6। ये हमारा हो गया, 1 में 1 का गुणा किए 1, 6 में 6 का गुणा किए 36, 36 और 1 को जोड़ दिए हमारा कितना आ गया, 37। हमारे ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी 37 आ गया। ठीक है, आगे हम किसके बीच की दूरी निकालते हैं? हम आगे निकालते हैं बीसी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं, हमारे ए बी के बीच की दूरी आ गया है, ए बी के बीच की दूरी करनी में 37, √37। हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं, तो BC के बीच की दूरी को भी देखते हैं इसी सूत्र से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए BC के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हम इसको हम अरेंज करके इसको मान लेते हैं x1 y1। अब ये x1 y1 ये है x2 y2, इसमें हम रख देते हैं इस वैल्यू को। x2 का वैल्यू देख रहे हैं 6, लिखते हैं 6, फिर माइनस, सूत्र में था माइनस लगाते हैं। x1 का वैल्यू देख रहे हैं 1 है, 7 है, तो 7 लिख देते हैं, इस पर होल स्क्वायर लगाते हैं। और देखिए यहाँ y2 कह रहा है तो y2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर माइनस है रूट में तो माइनस लिखेंगे। y1 का वैल्यू, y1 यहाँ देखिए, y1 यहाँ, y1 हमारा -2 है, माइनस माइनस ये 2 हो गया, प्लस में होल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें देखेंगे 7 में से 6 को घटाएंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें -1 गुणित -1 प्लस 6 गुणित 6, हमारा -1 हो गया तो 1 हो गया, और प्लस 6 के 36 हो गया, 36 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। हमारे BC के बीच की भी दूरी निकल गया। इसका भी AB का बीच की दूरी करनी में 37 और BC के बीच की दूरी भी करनी में 37 आ गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम AB और BC के बीच की दूरी का निकाल लिए, लेकिन त्रिभुज के लिए 3 भुजाओं की दूरी होना जरूरी है। AB की जिस तरह से निकाले उसी तरह से BC का निकाल लिए। अब CA के बीच की भी दूरी निकाल कर देखते हैं। ऐसा ना हो कि हम तीनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें और तीनों का करनी में 37, करनी में 37 और करनी में 37 आ जाए। इसीलिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हमारा AC के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए हम AC के बीच की दूरी निकालते हैं, तो AC के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ AC बराबर, सूत्र हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 y2। x2 पहले लिखते हैं, x2 का वैल्यू 5, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाते हैं, 7 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू लिखते हैं, y2 का वैल्यू पहले से ही माइनस में है, माइनस, फिर ये वाला माइनस लिखते हैं। y1 का वैल्यू हमारा हो जाता है माइनस माइनस, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, आगे 7 में से 5 को हम घटाते हैं तो -2 का होल स्क्वायर बचता है, और ये +2 में से 2 घट जाता है तो ये 0 हो जाता है होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 गुणित -2, और 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाता है 4, और 4 को हम रूट से बाहर कब कर सकते हैं, जब 2 ये हमारा जोड़ा बन जाता है, यानी कि हमारे AC के बीच की दूरी आ गई 2। AB आ गया करनी में 37,
BC आ गया करणी में 37 और AC आ गया 2। तो देखिए हमने पहले ही बता रखा है कि ये एक त्रिभुज समद्विबाहु कब हो सकता है, जब उसकी दो भुजाएं बराबर हों। हम इस तरह से बता करके अभी आप लोगों को बता रहे थे कि ये B और C, अगर AB ये भुजा AB भुजा किसी भी दो भुजाओं के बराबर हो जाए, AC के बराबर हो जाए या AB भुजा BC के बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं AB भुजा चाहे AC के बराबर हो जाए, चाहे AB भुजा BC के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB का वैल्यू कितना आया करणी में 37 और AC का वैल्यू कितना आया 2। ये AC के बराबर तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि AB का वैल्यू कितना आया करणी में 37 और BC का भी वैल्यू कितना आया करणी में 37, यानी करणी में 37 इसका भी वैल्यू आया और करणी में 37 इसका भी वैल्यू आया। तो त्रिभुज की तो दो भुजाएं बराबर हो गई। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। हम सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B और C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। कौन सही है? चंपा सही है कि चमेली सही है? एक कमरा इस तरह से बना हुआ है, देखिए इस तरह से एक कमरा बना हुआ है, 0 है, 8, 9 और 10। इस तरह से एक कमरा है, इसमें ABCD बैठे हुए हैं। A कहाँ पर बैठा हुआ है, वो उस स्थिति उसका बता रहा है कि वह तीसरे रो में और चौथे कॉलम के पास बैठा हुआ है। तीसरा रो यहाँ पर चौथे वाले कॉलम में बैठा हुआ है, यहाँ A यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी तरह से B का भी स्थान दर्शाया गया है। B का स्थान है 6 में और 7 में। 6 रो में और 7 में यहाँ पर B बैठा हुआ है। C जो बैठा हुआ है वो 9 और 4 में बैठा हुआ है। 9 और 4 में यहाँ C बैठा हुआ है। और D जो है वह 6 और 1 में बैठा हुआ है। 6 और 1 में। तो देखो 6 यहाँ और 1 में A यहाँ बैठा हुआ है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ग्राफीय विधि है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये मान लीजिए एक क्लासरूम है, इसमें चंपा और चमेली आती हैं और इन चारों ABCD को देखती हैं। सॉरी, यहाँ D होगा, यहाँ पर D होगा। ABCD को देखती हैं। चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABC और D जो बैठे हुए हैं वह एक वर्ग में बैठे हुए हैं? तो चंपा के बाद से चमेली सहमत नहीं है, अर्थात उसके कहने का मतलब है कि मैं नहीं मानती हूं कि यह एक वर्ग में बैठे हुए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम पहले A बिंदु के निर्देशांक मालूम करेंगे कि A बिंदु किस x अक्ष पर कहाँ बैठा हुआ है और y अक्ष पर कहाँ बैठा हुआ है। तो अगर A का स्थिति देखें तो x अक्ष ये वाला हमारा जो होता है x अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर जो होता है हमारा y अक्ष होता है। तो देखते हैं इस पंक्ति में बैठा हुआ है, यानी कि x अक्ष पर यह A बिंदु जो बैठा हुआ है वह 3 कामा और y अक्ष पर इस तरह से चौथे कॉलम में बैठा हुआ है, तो इसको 3 कामा 4 लिख सकते हैं। यानी A बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 कामा 4। अब B देखते हैं कहाँ बैठा हुआ है। B बैठा हुआ है 6 पर और y अक्ष पर 7 पर, 6 कामा 7 पर बैठा हुआ है। C की बात करें तो C x अक्ष पर 9 पर बैठा हुआ है, लेकिन y अक्ष पर 4 पर, तो 9 कामा 4 हो गया। D को अगर देखते हैं, D की बात करें तो x अक्ष पर 6 पर बैठा हुआ है और y अक्ष पर 4 पर, यानी कि 6 कामा 1 हो गया। सॉरी,
डी जो बैठा हुआ है 6 और 1 पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम ए बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए कि ए 3,4 पर बैठा हुआ है, बी 6,7 पर बैठा हुआ है, सी 9,4 पर बैठा हुआ है, डी 6,1 पर बैठा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि क्या यह, अब इस चित्र का कोई मतलब नहीं है, हम निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब इसका हमको करना क्या है कि हमको ये सिद्ध करना है इन चारों बिंदुओं से कि क्या यह एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो ये ए बी सी डी इस तरह से है, तो वर्ग का क्या हमको निकालना पड़ता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि चारों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह एक वर्ग है। चारों भुजाओं का मान और इसमें विकर्ण का मान बराबर होना चाहिए। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हम ए बी यहाँ लिख लेते हैं। ए बी के निर्देशांक 3,4, बी सी के निर्देशांक जो है हमारे 6,7, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक जो हमारे हैं 9,4 और डी के निर्देशांक जो है हमारे वो हैं 6,1। इन सब बिंदुओं के निर्देशांक मिले हैं, हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं ए कामा बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी हम निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, यानी हम इसको मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2, और हम निकालते हैं तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसमें इस वैल्यू को रखते हैं। देखिए x2 का वैल्यू कितना है 6, यहाँ रखते हैं 6, फिर यहाँ सूत्र में माइनस है, माइनस लगाते हैं, x1 के स्थान पर लिखते हैं 3, इस पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ बीच में प्लस है प्लस लिखते हैं, और y2 का वैल्यू जो है हमारा 7 है तो यहाँ लिख देते हैं 7, फिर माइनस था माइनस लगाएंगे, y1 का वैल्यू 4 था 4 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 का घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणित 3, फिर प्लस था प्लस लगाओ, 3 पर स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणित 3। ठीक है, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, प्लस 3 में 3 का फिर गुणा करेंगे 9, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 हमारा रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर न रखने के लिए हम करते क्या हैं, 18 का गुणनखंड कर देते हैं 2, 3 और 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 का एक ठे जोड़ा बन गया तो 3 एक बाहर आ जाता है और 2 का जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है। ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए, अब किसके बीच की दूरी निकालना है, बी सी के बीच की दूरी। हम निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी फिर वही हमारा रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं, यहाँ देखिए इसको अब हम बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं x1 और y1। x2 का वैल्यू हमारा 6 है, 6 लिखते हैं, माइनस x1 का वैल्यू हमारा 9 है तो 9 लिखते हैं, होल स्क्वायर लगाते हैं। y2 का वैल्यू हमारा 7 है, 7 लिखते हैं, फिर माइनस था माइनस लगाते हैं, y1 का वैल्यू 4 था 4 लिखते हैं, इस पर होल स्क्वायर लगाते हैं। अब देखिए 9 में से 6 हमारा घट जाता है -3 का होल स्क्वायर और 7 में से 4 घट जाता है 3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणित -3 हो जाता है और प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस 9, 3 का 9 और ये भी हो जाता है 9, 9 और 9 को जोड़ते हैं 18 हो जाता है। 18 का गुणनखंड फिर हमारा वही होता है 3 इंटू 3, ये 3 एक हमारा जोड़ा बन जाता है तो ये हमारा आ जाता है 3 और ये 3√2। ए बी बराबर भी आ गया 3√2 और बी सी बराबर भी आ गया हमारा 3√2। इसको हम मिटा देते हैं और अब हम देखिए हमारा ए बी बराबर भी आया था
3/√2, BC बराबर भी आ गया हमारा 3/√2। अब किसको निकालते हैं? CD को। तो CD को निकालते हैं तो इसको x2 y2 मान लेते हैं इस बार। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी देखिए, CD के बीच की दूरी के लिए हमारा सूत्र तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आप बार बार किसी सूत्र को लिखते हैं तो सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लिखते लिखते, अभ्यास करते करते आपको सूत्र अपने आप लर्न हो जाते हैं। तो देखिए, CD के बीच की दूरी हम निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे? तो हमको x2 हमारा 6 है, लिखेंगे 6, फिर x1 यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे, x1 का वैल्यू 9, इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे। y2 का वैल्यू हमारा है 1 और फिर वहाँ y1 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर लगाते हैं। आप 9 में से 6 को घटाते हैं, -3 का होल स्क्वायर बचता है। 4 में से 1 घटाते हैं, -3 का होल स्क्वायर बचता है। -3 का होल स्क्वायर का मतलब -3 इंटू -3, यहाँ प्लस था प्लस लगाते हैं, -3 इंटू -3, ठीक है। अब -3 और -3 कितना हो जाता है? 9, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 त्रिक का 9, और यहाँ भी माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 9 कितना आ जाता है? 18। फिर वही 18 का गुणनखंड होता है 3 इंटू 3, 3 का एक जोड़ा बन जाता है, 3 बाहर आ जाता है, 2 का जोड़ा नहीं बनता है, अंदर हो जाता है। यानी कि CD के बीच की दूरी भी हमारा क्या आ जाता है? 3/√2। अब 3 बिंदुएं बराबर आ चुकी हैं, देखते हैं क्या AD भी बराबर आता है? तो AD के बीच की दूरी भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमारा सूत्र मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सूत्र को बार बार लिखिए, जिससे आपको सूत्र को याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए, हम इसको इस बार x1 और इसको y1 मान लेते हैं। x2 y2 हमारा है, ये है AD के बीच की दूरी निकल रहे हैं, यानी कि इसके और इसके बीच की। रखते हैं, x2 का वैल्यू कितना है? 6, फिर माइनस x1 का वैल्यू 3 है, होल स्क्वायर लगाते हैं। y2 का वैल्यू कितना है? 1, और y1 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 लिखते हैं, का होल स्क्वायर लगाते हैं। 6 में से 3 घट जाता है, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 घट जाता है, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हैं 3 इंटू 3, -3 इंटू -3। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस संख्या पर जितना घात हो उस संख्या का गुणा उतनी बार करते हैं। जैसे -3 पर घात 2 है तो -3 का गुणा 2 बार करते हैं। ये हमारा हो जाता है 3 3 जा 9, और ये भी हो जाता है -3 3 जा 9, ये आ जाता है 18। 18 का हमारा गुणनखंड हो जाता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 का जोड़ा बन जाता है 3/√2। यानी कि हमारे AD के बीच की दूरी भी क्या आ जाती है? 3/√2। देखिए दोस्तों, हमने आपसे कहा कि जिस वर्ग हम किसे कह सकते हैं? चंपा सही कह रही थी कि नहीं कह रही थी? ये हम इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी निकाल लिए। अब देखेंगे कि क्या ये सब बराबर हैं। तो देखिए, AB यहां से यहां की दूरी भी 3/√2 आ गया है। यहां कितना आया है? 3/√2, 3/√2। BC यानी यहां से यहां की दूरी भी कितना आ गया है? 3/√2। CD के बीच की दूरी भी आ गया 3/√2। AD के बीच की दूरी भी आ गया 3/√2। यानी सभी भुजाओं का मान, जिस भी चतुर्भुज के सभी भुजाओं का मान बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं कि यह एक क्या है? वर्ग है। हम इसे कह सकते हैं यह एक वर्ग है। यानी कि चंपा सही है। कौन सही है? चंपा सही है। डायग्राम के द्वारा हमने आप लोग